स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी का रैपिड रिवीजन करेंगे और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं आवर एनवायरनमेंट। इससे हम हर साल क्वेश्चन 3 मार्क्स और 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और आसेशन रीजन भी क्वेश्चन आता है। तो एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग सराउंडिंग अस। एनवायरनमेंट जनरल किसे बोलते हैं? सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर होता है उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। जिसमें इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम इस तरह बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को एनवायरनमेंट में रहता है। लिविंग हो गया आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, और नॉन लिविंग आपका हो गया एयर, वाटर, सॉयल और सनलाइट। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद इकोसिस्टम क्या है ना? आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इस तरह बोल सकते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। या आप बोल सकते हैं इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड विद देयर सराउंडिंग और फिजिकल एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। या सिंपली इट इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इकोसिस्टम जनरली कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब जिसको ह्यूमन क्रिएट नहीं किया होगा वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम। तो आप बोल सकते हैं इनमें क्या जाएगा? ये फिर है टाइप्स बेस्ड ऑन दी हैबिटेट। एक हो गया टेरेस्ट्रियल, एक हो गया एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में आपका क्या जाएगा? आप इसको याद रखें, इसी से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका। टेरेस्ट्रियल मतलब डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। ये जितना मैं आपको बोला हूँ, डेजर्ट हुए, ग्रासलैंड हुए या फॉरेस्ट हुए, इसे कोई ह्यूमन बनाता नहीं है, तो इसलिए ये नेचुरल इकोसिस्टम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, स्टूरियस और ओशंस, ये सब जो है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये भी नेचुरल है। आर्टिफिशियल देखते हैं, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, लैक्स सेल्फ रेगुलेशन। तो ये क्या होता है? क्रिएटेड, जिसको इंसान खुद बनाता है। इस तरह का आपका पार्क, हाँ, एक्वेरियम हम जो यूज करते हैं घर में, ये सब क्या होगा आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल क्या है? एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, पार्क्स, फील्ड क्रॉप्स, ये सब हो गया आपका एग्जांपल। और एग्रो इकोसिस्टम क्या है? इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम होता है एग्रो इकोसिस्टम। तो आपके क्वेश्चन पड़ता है व्हाई वी नीड टू क्लीन एक्वेरियम फ्रीक्वेंटली और वेयर आज वी डू नॉट क्लीन नेचुरल इकोसिस्टम। तो क्या होता है? नया एक्वेरियम जो होता है ये आर्टिफिशियल, पहले आपको लिखना आंसर क्या है। एक्वेरियम को हम क्यों क्लीन करते हैं बार बार? एक्वेरियम होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जहाँ पर ये ह्यूमन के जरिए से बनाया गया होता है। यहाँ पर जो होता है नेचुरल जो रहते हैं, ये यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, इसलिए इसको हमको बार बार साफ करना पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अगर देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम 2 टाइप्स, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मीन्स मीन्स क्या हो गया? नॉन लिविंग्स। अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या होगा आपका? वाटर, लाइट, विंड, उसके बाद आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑल दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में अबायोटिक का रोल करते हैं। वाटर, लाइट, विंड, टेम्परेचर और क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस में कौन है आपका? ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस यूज होता है, नाइट्रोजन मेड अवेलेबल फॉर प्लांट्स, बैक्टीरियल एंड लाइटनिंग, ये हो गया आपका अबायोटिक। उसके बाद हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग। आपको इसी तरह याद रखना, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ट्रॉपिक रोल्स। तो ये क्या कितना इसमें होता है ना? 3 इसमें होता है। तो आपका जिसको जो बोलते हैं आप कंज्यूमर्स, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? कंज्यूमर्स में कौन आएगा आपका? हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर जो हो गया, एक हो गया कंज्यूमर्स और एक हो गया डिकम्पोजर्स। आपका जो कंज्यूमर्स में हो गया हर्बीवरस, कार्निवरस, हाँ, तो और एक हो गया ओमनीवरस। हर्बीवरस आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फास्ट ऑर्डर कंज्यूमर मतलब पहला जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसका फास्ट कंज्यूमर होता है हर्बीवरस। उसके बाद कार्निवरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसको बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद आपका हो गया ओमनीवरस, फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता होगा हर्बीवरस मतलब जो प्लांट्स खाते हैं उसे हर्बीवरस बोलते हैं, काओ, गोट, जेब्रा। कार्निवरस मतलब जो एनिमल फ्लेश खाते हैं उसे कार्निवरस बोलते हैं, जैसे आपका लायन, आपका टाइगर। उसके बाद ओमनीवर्स हो गया जो दोनों खाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिस तरह आपका हो गया क्रो,
उसके बाद आपका बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स, बियर्स एक्सेट्रा। और पैरासाइट्स लिव्स ऑन द होस्ट, डिराइव न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग इट, लीच, प्लाज्मोडियम हो गया आपके पैरासाइट्स। उसके बाद आपको डिकम्पोजर पता है, डिकम्पोजर का रोल क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमेशा, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। ये क्या करते हैं, रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल मेकिंग द अवेलेबिलिटी फॉर प्रोड्यूसर। उसके बाद रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, डिकम्पोजर का। एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट बाय द डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उसको क्लीन करके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। प्रिवेंटिंग द अकुमुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन कर अकुमुलेशन करते हैं, बढ़ाते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम्स बाय रिमूविंग डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जो डेड डिकेइंग मैटर्स है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फूड चेन। ये जो फूड चेन और फूड वेब है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर में क्वेश्चन क्या आया था, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है आपको याद रखना है, ये लीनियर होता है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रास को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को कौन खाया, स्नेक को खाया हॉक। तो ये एक लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। तो फूड चेन आपका लीनियर होता है, और आपका फूड वेब जो होता है ये नेटवर्क जैसा होता है। हम इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी देख लेते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन इज ए लीनियर इन सीक्वेंस, सिंपली क्या है, क्लियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इन सीक्वेंस in which energy is transferred from one organism to another in the form of food, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। किस तरह ट्रांसफ़र होता है, इन टर्म्स ऑफ फूड, मतलब जो खाते हैं उसी के जरिए से उनको। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फूड चेन, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच हु इट हुम। अब ये बात याद रखिए, हु इट हुम, कौन किसे खाएगा, ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, फूड चेन्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है टेरेस्ट्रियल चेन, मतलब ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक, ये हो गया आपको टेरेस्ट्रियल में, मतलब लैंड भी बोल सकते हैं, लैंड क्या है फूड चेन। उसके बाद एक्वाटिक फूड चेन मतलब फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, शार्क। ये वाला एग्जाम में पढ़ता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। अगर आपको एक्वाटिक फूड चेन का एग्जाम्पल बोले, आप याद रखिए फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन, जू का मतलब होता है एनिमल। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट को कौन खाता है, छोटे छोटे प्लांट को जू प्लैंक्टन खाते हैं। जू प्लैंक्टन को कौन खाते हैं, स्मॉल फिश खाते हैं। स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं। लार्ज फिश को शार्क हमारा लार्ज फिश होता है, लार्ज फिश में आता है। तो आपको ये वाला याद रखना होगा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, शार्क, स्मॉल फिश या लार्ज फिश, आप इस तरह भी लिख सकते हैं फूड चेन के इसमें। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क 3 मार्क। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। आप देख सकते हैं फूड चेन का मैं डेफिनेशन आपको क्या बोला था, हु ईट हुम, इट इज द सीक्वेंस इन व्हिच हु ईट हुम, कौन किसे खाता है। तो इसमें क्या पता है, ये क्या हमको इंडिकेट्स करता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। फूड चेन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होता है मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और क्या बताता है हमको, एनवायरनमेंट में कितना टॉक्सिक पॉइजन सब्सटेंस एंटर करता है, उससे भी हमको पता चलता है फूड चेन से। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, फीडिंग रिलेशनशिप। अगर हम देखेंगे सपोज अगर क्या हो गया, अगर हमारा गोट हम क्या ग्रास खाती है तो हम बोल सकते हैं गोट हो गया हमारा हर्बीवरस। अगर लायन अगर गोट को खाता है तो हम बोल सकते हैं लायन हो गया हमारा कार्निवरस। तो इसी तरह ये हमको क्या देता है, फीडिंग रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंडिकेट्स करता है। इट सर्व्स एज व्हीकल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल कैसा एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये भी हमको फूड चेन देता है। अभी देखते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या हो गया मैं आपको बोला था फूड चेन जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फूड वेब जो होता है ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड और ब्रांचिंग फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। इट शोज दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड थ्रू द मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत चीज़ खा सकता है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ कनेक्शन रह सकता है। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये फूड चेन का एग्जाम्पल नहीं, ये फूड वेब का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह ग्रास को सपोज माइस का है, माइस को स्नेक भी खा सकता है, माइस को डायरेक्ट भी हॉक या अलग कोई ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। तो ये नेटवर्क टाइप का एक आता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल जिसको बोलते हैं। An ecosystem can be part of more than
वन फूड चेन एंड ऑक्यूपाइड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर एक इकोसिस्टम बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल के साथ कनेक्शन हो सकता है। तो अभी देखते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल क्या है, डिफरेंट, आपको इसी तरह याद रखना है, डिफरेंट स्टेप्स इन फूड चेन। फूड चेन में जो स्टेप्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स बोल सकते हैं या वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन थ्रू व्हिच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो अभी देखते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। यहाँ पर एक ट्रॉपिक लेवल दिया है, ट्रॉपिक लेवल को हम देखते हैं पिरामिड के मैनर में दिया, हम देखते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल का जो पहला जो स्टेप्स है, जो फास्ट स्टेप्स है, फास्ट इसमें तो याद रखना फास्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा कौन रहेगा, प्रोड्यूसर। ये वाला क्वेश्चन पूछता है आपको, गिव रीजन वाई फास्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स। जनरली प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए प्रोड्यूसर को फास्ट ट्रॉपिक लेवल T1 में रखा जाता है। उसका नेक्स्ट अगर देखें कौन रहते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जिसमें हर्बीवरस और प्राइमरी कंज्यूमर रहते हैं। हर्बीवरस जनरली रहते हैं किसमें, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। अगर हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल देखें, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, इंक्लूड स्मॉल कार्निवरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद हम अगर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल देखें, इसमें टर्शियरी कंज्यूमर्स रहेंगे। टर्शियरी कंज्यूमर्स मतलब इंक्लूडिंग लार्ज कार्निवरस, हाँ, जो ग्रास को सपोज खाई, गोट को अगर खाया, यहाँ पर अब ग्रास अगर लेंगे तो प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, गोट हो गया आपका कितना प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड इसमें रहा तो उसको कौन खाएगा, लायन, ये हो गया ट्रॉपिक लेवल थर्ड में आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको कौन खाएगा, लायन को हॉग खाएगा, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4 स्टेप्स है, उसके बाद 5, 6, 7 ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल। ये क्वेश्चन आपको भी पूछता है, व्हाई मोर स्टेप्स आर नॉट पॉसिबल इन द ट्रॉपिक लेवल, क्यों ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा स्टेप्स नहीं रहता है। इसका मेन कॉज होता है 10% लॉ, जो रेमंड लिंडमैन बोले हैं कि 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी हर स्टेप्स में 1/10 बट 10% कमते जाता है। तो एनर्जी यहाँ पे अगर हम देखें तो कमते जाता है, तो जो लास्ट में रहेगा उसके पास कुछ एनर्जी नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा क्या है फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका देखते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, किस तरह एनर्जी फ्लो करता है। आपको याद रखना ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, व्हाई एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जिस तरह आपका वन वे ट्रैफिक होता है उसी का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो रास्ते आप जाएंगे वो रास्ते आप रिटर्न नहीं आ पाएंगे, उसी को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो सन के पास से जो सनलाइट आएगा वो ग्रीन प्लांट्स के जरिए यूटिलाइज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो एनर्जी फिर बैक सनलाइट को जा नहीं पाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। अगर आपको क्वेश्चन पढ़े व्हाई फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, द एनर्जी कम फ्रॉम द सन will be utilized by the green plants by the process of photosynthesis and it cannot be back again, so that's why it is called unidirectional means moving from the producer to consumer and finally to decomposer, और back नहीं जाएगा। आप यहाँ पर फ्लो चार्ट में देख सकते हैं किस तरह यूनिडायरेक्शनल है। सनलाइट से कहाँ जाता है, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर क्या कहता है, प्लांट्स ऑक्यूपाई 1% ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद हर्बीवरस के पास जाता है, हर्बीवरस फीड ऑन द प्रोड्यूसर ऑब्टेनिंग द एनर्जी स्टोर इन द प्लांट टिश्यू। उसके बाद कार्निवरस के पास जाता है, कार्निवरस क्या कहता है, स्मॉल कार्निवरस ईट हर्बीवरस ट्रांसफर द एनर्जी फर्दर। उसका टॉप कार्निवरस जो होता है, लार्ज कार्निवरस फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंटिन्यूइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। इसी तरह ज़्यादा स्टेप्स आप नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी कमते जाएगा। उसका देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है एक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स इन ऑर्गेनिज्म एट इच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। अगर हम हर ट्रॉपिक लेवल में देखें जो क्या है टॉक्सिकेंट, मतलब जो टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस है वो बढ़ते जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो ये जो यहाँ पर लिखे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, आपको याद रखना होगा जो वेस्ट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या है, दो जो वेस्ट इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्ट
एंड कन्वर्टेड इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। इस तरह पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पेपर, लेदर, कॉटन, क्लॉथेस, ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरियस है। मतलब ये क्या होगा? दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? मेटल्स, ग्लास, ये सब हो गया आपका क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पर जैसे आपको दिया है, हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, DDT, जो हम जो स्प्रे करते हैं क्रॉप में, ये क्या होता है? दीज वाश इनटू द सॉइल और वाटर बॉडीज। उसके बाद क्या होता है? गेट ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ऑब्जर्व होकर रहता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट कॉन्टेन द पेस्टिसाइड, उसमें रहता है। उसके बाद क्या होता है? केमिकल एंटर द फूड चेन, फूड चेन को आ गया। फूड चेन का आने के बाद केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, गेट एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म में आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन इन द केमिकल्स इंक्रीजेस, नेक्स्ट ट्रॉपिलोबुलम उसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन व्हिच आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो इसमें आप बोल सकते हैं 10% लॉ में क्या होता है? जो स्टार्टिंग में रहता है और लास्ट में जो रहता है एनर्जी कम से कम जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है? जो पॉइजनस व टॉक्सिकेंट होता है, जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जो लास्ट में रहता है, मतलब जो टॉप में रहता है, उसके पास ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या आपको पता होगा? इन दी स्ट्रेटोस्फीयर, पहला स्फीयर हमारा होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद वाला जो स्फीयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ फ्लाइट उड़ता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन का एक लेयर है, उसे बोलते हैं हम ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इंक्लूड द मॉलिक्यूल ऑफ 3 ऑक्सीजन आटम, O3, 3 ऑक्सीजन, टॉक्सिक एट द ग्राउंड लेवल। अगर आपको पूछे, क्वेश्चन बहुत बार भी पूछे, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर से और ओजोन से। व्हाट इज ओजोन? ना, ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। ये एक डेडली पॉइजन होता है। खाली ओजोन पूछे तो ओजोन इज ए डेडली पॉइजन सब्सटेंसेस। लेकिन ओजोन लेयर पूछे तो आप क्या लिखेंगे? इन द स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज ए लेयर ऑफ द ओजोन कॉल्ड ओजोन लेयर है। बट नाउ ए डेज ये कितना देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर 20 to 30 किलोमीटर एबव द आर से 20-30 किलोमीटर जाने से ओजोन लेयर हमारा आ जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय UV रेडिएशन एक्टिंग इन O2। जब O2 के ऊपर UV रेडिएशन गिरता है तो ये क्या हो जाता है? वो ब्रेक होके, अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन किस तरह होता है। आपका रहा एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर UV रेडिएशन गिरता है तो ये ऑक्सीजन आटम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ऑक्सीजन आटम में कन्वर्ट हो गया। तो ये जब ऑक्सीजन आटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो हमको क्या मिलता है? ओजोन मिलता है। क्या मिलता है? ओजोन मॉलिक्यूल मिलता है। इस तरह होता है फॉर्मेशन। अगर आपको एग्जाम में आए तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन तो आप इस तरह लिखें, व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अल्ट्रावायलेट radiation or UV radiation, then it will converted into oxygen atoms. Then when these free oxygen atoms again combines with oxygen molecule, we get what? Ozone molecules or O3. तो ये हो गया आपका formation of ozone. But nowadays we can see there is a hole or depletion in the ozone layer, which is known as ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या बोलते हैं उसको? ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका मेन कॉज कौन है? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जो AC यूज करते हैं, उसमें जो गैस दिया जाता है वो होता है CFC। ये CFC की वजह से ये अगर डायरेक्ट अगर जाए आपका ऊपर तो जो ओजोन लेयर है उसमें एक छेद करता है, जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC फ्री रेफ्रिजरेटर नाउ मैंडेटरी। तो अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फ्री रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर विदाउट CFC करना, क्योंकि CFC की वजह से हमारा ओजोन लेयर ज़्यादा डिप्लेशन होता है। अब देखे होंगे बहुत सारा परफ्यूम में लिखा रहता है विदाउट CFC। तो इसी तरह आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाए तो क्या होता है? इफ ओजोन देयर इज ए होल इन द ओजोन लेयर, देन UV ray डायरेक्ट कम्स इनटू आवर एनवायरनमेंट और आवर सराउंडिंग, देन व्हाट हैपन? व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट डायरेक्ट इन आवर स्किन, देन इट कॉजेज स्किन कैंसर। तो हमको स्किन कैंसर होने का ज़्यादा चांस रहता है। फर्स्ट टाइम ये अंटार्कटिका में एक 2 सेंटीमीटर का ओजोन लेयर हुआ था। तो अभी आप गेस कर सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस।
गार्बेज इज़ द वेस्ट प्रोड्यूस बाय डेली बाय हाउस होल्ड, जो हम घर में जो डेली यूज करते हैं, पील्स, वेजिटेबल्स और कुछ पेपर हो गया वगैरह हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, गार्बेज। कॉज मॉडर्न लाइफ स्टाइल लीड्स टू द इंक्रीज इन द वेस्ट जनरेशन, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। तो गार्बेज को हम किस तरह, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, किस तरह हम गार्बेज को ये कर सकते हैं, तो आपको याद रखना क्यों क्वेश्चन इस तरह पूछता है, व्हाई देयर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, क्यों दरकार है, क्योंकि गार्बेज अगर रखें तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा गार्बेज अगर टाइम में रहे तो इट विल बी द हाउस, इट विल बी बिकेम द हाउस फॉर हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड मेनी मोर्स एंड दे कॉजेस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, दैट्स व्हाई वी हैव टू मैनेज गार्बेज इजीली। तो हमको ये करना होगा, ज़्यादा टाइम अगर गार्बेज बढ़ के रहा तो तरह तरह का बीमारी होने का खतरा रहता है, हाउस फ्लाई और मस्कीटो का घर बन जाता है। तो मेथड क्या हो गया, और वेरियस मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं, लैंडफिल्स कर सकते हैं, स्वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। इतने मेथड में हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, रिसाइकलेबल मेटल्स, टीन, कैंस, मेटल्स, पेपर्स, ग्लास, पॉलीथीन, ये सब को हम रिसाइकल मतलब कबाड़ी वाला को देकर रिसाइकल ही कर सकते हैं। कंपोस्टिंग मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स, पेपर्स, उसको हम क्या करते हैं, कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं। इंसिनरेशन, ये वाला याद रखना होगा, इंसिनरेशन का मतलब क्या है, बर्निंग द वेस्ट एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस आस, कुछ वेस्ट होता है जिसको हम जला के राख व आस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम यूज फॉर द हॉस्पिटल वेस्ट जनरली टॉक्सिक्स, उसके लैंडफिल में हम वेस्ट को ज़्यादातर म्यूनसिपलिटी वेस्ट कहाँ जाता है, लैंडफिल के लिए जाता है, जहाँ गड्ढा होता है उसको फिलअप करने के लिए यूज होता है। स्वेट ट्रीटमेंट, स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट रहता है जिसमें क्या करते हैं, जो स्वेज वाटर होता है उसको क्लीन कर दिया जाता है, क्लीन वाटर रिलीज इनटू दी वाटर बॉडी, वहाँ पर जितना वेस्ट होता है, जिस तरह आपका मेटालिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, वहाँ सेपरेट करके दूसरे चैम्बर को जाके हम डायरेक्ट नहीं डिस्चार्ज करके वाटर को हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद स्वेट ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्ट हम नदी में, रिवर में या सी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है वो कम जाएगा। तो बायोगैस प्रोडक्शन, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ स्वेज और अनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूसेस बायोगैस एंड मैन्युफैक्चर बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया। आपको पता होगा अनएरोबिक क्यों होते हैं, फंगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन के बिना बच सकते हैं उन्हें बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अनएरोबिक बैक्टीरिया, फंगी, ये सब करते हैं, तो इनको हम यूज करके बायोगैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसे हम कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।